लाहौर, सुबह खैर। जागो लाहौर में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। एक नई सुबह और एक नई दिन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है कि जनाब आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। और कोरोना की अगर बात कर ली जाए तो आपको पता है कि कोरोना वायरस ने हमारी जिंदगी को एक नए इम्तिहान में डाल रखा है। हर गुजरते दिन के साथ मुहलिक वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे माहौल में खुद का ख्याल रखा करें, मास्क का लाजमी इस्तेमाल किया करें और कोशिश किया करें कि खुश रहा जाए। वैसे भी आजकल के दौर में खुशी एक नायाब चीज बन चुकी है हमारे लिए, और जब हम नाखुश होते हैं तो इसका असर हमारी जिंदगी और ताल्लुकात पर भी पड़ता है। ये हमारी सलाहियतों पर भी असर अंदाज होती है। और इंसान को क्यों खुश रहना चाहिए और खुशी का हसूल कैसे मुमकिन हो सकता है, इस पर आज हमने मजीद डिटेल में बात करनी है। वैसे भी आज के जदीद दौर में इंसानी माशरे में जहनी तनाव, डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज से कोई फर्द भी महफूज नहीं है। तेज तरीन हालात जिंदगी ने इंसान को दुख, परेशान और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देकर खुशियां हमारी छीन ली है। जब हम नाखुश होते हैं तो इसका असर हमारी जिंदगी और ताल्लुकात पर भी पड़ता है। खुशी लोगों के दिलों में वसअत पैदा करती है और दूसरे इंसानों से ताल्लुकात में बेहतरी लाने में भी अहम किरदार अदा करती है। इंसानी जिंदगी में खुशी की अहमियत को उजागर करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में हर साल 20 मार्च को खुशी का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर में रोजमर्रा की मुश्किलात और जो मसाइब को पसे पुश्त में डालकर खुशी की अहमियत को उजागर करना है। आज के दौर में खुशी की क्या अहमियत है, खुशी का हसूल कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं सैयद अख्तर अब्बास साहब। सर मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सर कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर आज जैसे खुशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि खुशी है क्या, उसकी कोई मखसूस डेफिनेशन है या हर फर्द के लिए ये खुशी का मतलब अलग अलग है? आज सुबह मैं अपने लॉन में गया तो एक छोटा सा है वो गुलाब का पौधा, उस पे कुछ 15 फूल खिले हुए थे। अच्छा वो एक छोटे से पौधे पे 15 फूल शायद आम सी बात हो, बट इट वाज अ मोमेंट जब मैं दिल से खुश हुआ। मुझे बहुत राहत, एक तो मेरे अपने हाथों का लगा हुआ था, फिर वो बिल्कुल हर तरफ फूल ही फूल थे। बाहर निकला तो मुझे लगा कि हर तरफ गुलाबी खिले हुए हैं। इनफैक्ट दिल का मौसम आपका होता है, समटाइम लोगों के लिए वो चीज बिल्कुल मामूली सी होती है, आपके लिए बहुत बड़ी होती है। ऐसे ही है। और कुछ चीजें लोगों के लिए बहुत बड़ी होती हैं, आपके लिए मामूली सी होती है। जी मुझे कभी कभी लगता है कि अगर आपके अंदर खुशी ज्यादा चाहिए आपको, तो शुक्रगुजारी ज्यादा चाहिए। अच्छा, अगर हम खुश नहीं होना चाहते किसी भी चीज पे, अगर अपने लाइफ पार्टनर पे खुश नहीं है तो खुशी कहाँ से होगी? बिल्कुल ऐसे ही है। अपने बच्चों की खूबसूरती पे, खूबियों पे खुश नहीं है, खुशी कहाँ से आएगी? तो ये कह सकते हैं कि हमारा खुशी का इन्हिसार जो होता है वो हमारे अंदरूनी जो खुशी है उस पे हो सकता है, बहुत हमारे अंदर के। बहुत ज्यादा। वैसे तो फी मुरबा मीटर खुशी वैसे कम हो गई है, इसलिए दिन मनाना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही लोगों को बताने के लिए कि आप भी खुश रह सकते हैं। एग्जैक्टली। वैसे जो इंसानी चेहरे के नफ्सियात के माहिर लोग हैं वो कहते हैं जब आप खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं तो आपके 200 उज़्व हैं चेहरे के जो मूव करते हैं। अच्छा जो लोग खुश रहते हैं उनके चेहरे पे ग्लो ज्यादा होती है, उनके अंदर की जो रूहानी खुशी होती है वो उनकी आंखों में आती है, चिक्स पे आती है। इवन लोगों के लिए वो प्लेजेंट होते हैं, उनके साथ बात करना अच्छा लगता है। उनकी पर्सनालिटी या उनकी जो जात होती है वही लोगों को बड़ा इनहांस कर रही होती है, उनको मोटिवेट कर रही होती है। वैसे हमारे यहाँ 2 तरह के लोग ऐसे हैं जो खुशी के दुश्मन हैं। वो कौन से हैं सर? अच्छा, एक तो बहुत सारे हमारे असातिज़ा। अच्छा, मतलब बच्चा कैसे खुशी के दुश्मन बच्चा जब बच्ची कभी क्लास में हंस रहे हो, तेरियां बड़ी दंदियां निकल रही हैं। अच्छा वो लेकिन पढ़ाई के दौरान अगर दंदियां निकलेंगी तो वो फिर गलत बात है ना, उसको डिप्रेशन में वो ले जाते हैं। अच्छा इसी तौर पे जो लड़कियां हमारे यहाँ चूंकि ज्यादा हैं जी, शादी के बाद जब भी अपने घरों में होती हैं तो वहाँ भी इनकी, अच्छा मियाँ को इनकी हंसी चाहिए होती है, वो चाहता है खुश रहे, बिल्कुल, लेकिन वो जो आसपास वाली उसकी होती है उनको बड़ा मसला होता है, खुश रहने नहीं देती। वो बेचारी ज्यादा मुस्कुराए तो मसला, ज्यादा खूबसूरत लगे तो मसला। सो खुशी के दुश्मन ज्यादा हैं। खुश होने को और थोड़ा सेलिब्रेट करने को हमारे वैसे भी मामूल कम है। तो क्या मुझे ये बताइए, खुश रहने के लिए हमारे लवाजमात जो है वो क्या होने चाहिए? कौन कौन से एक्सपर्ट्स होने चाहिए? क्या हम ज्यादा पैसा हो तो हम खुश रह सकते हैं, हमारे आसपास बहुत ज्यादा लोग हों तो हम खुश रह सकते हैं, या हमारी जिंदगी में कोई रोक टोक ना हो तो हम खुश रह सकते हैं? मैं इस लिहाज से खुशबख्त आदमी हूँ कि मेरे पास पाकिस्तान भर में जो सबसे ज्यादा दुखी लोग होते हैं वो आते हैं।
अच्छा। जिनकी जिंदगी में दुख यहाँ तक आ जाते हैं, कभी कभी यहाँ तक आ जाते हैं, और उनकी काउंसलिंग करते हुए या तो ये होना चाहिए कि मैं उनके दुखों में भीग जाऊं, बिल्कुल, लेकिन अगर आप अंदर से खाली होंगे तो यही होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड इफ यू हैव समथिंग, आप अंदर से मजबूत हो, तो आप जाते हुए उनको खुशी, इत्मीनान और उम्मीद देते हैं। मुझे लगता है कि हम आमतौर पे खुश कब होते हैं? जब हम खुद खूबसूरत लगते हैं, एग्जैक्टली, फिजिकली। अच्छा, अगर कहीं आसपास किसी ने हमारी तारीफ कर दी सोशली, तो हम खुश होते हैं, खुश हो जाते हैं। हमारी कहीं रिकग्निशन हो जाए, तो ये क्या छोटी छोटी खुशियाँ अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी हैं। इनके साथ ही तो मतलब गुलदान या गुलदस्ता किस चीज से बनता है? किसी एक पत्ते से तो नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे ही है, मुख्तलिफ फूलों से, मुख्तलिफ पत्तों से बनता है। अच्छा, इसी तौर पे मैंने देखा है कि अगर आप रूहानी तौर पे खुश नहीं है, आपकी रूह राजी नहीं है, तो आपके पास दौलत के ढेर हों, फिजिकली भी आप बहुत खुश हो। अदाकार और जितने लोग हैं आमतौर पे सोशल मीडिया के, शोबिज़ के, बाहर तो बहुत खुश होते हैं, बिल्कुल, चेहरा मुस्कुराहट से, लेकिन कैमरे के सामने जब भी इनके साथ वैसे ऑफ द स्क्रीन बात होती है तो दुनिया के नाखुश तरीन लोग होते हैं। बेशक ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कहीं कहीं होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, कहीं ये होता है कि जिनसे आपको प्यार होता है वो आपकी एक्सपेक्टेशन तोड़ देते हैं, और कहीं कहीं आपसे मिस हैंडलिंग हो जाती है। मैं आपको कल की एक मजेदार बात बताऊं। कल एक साहब ने मुझसे राब्ता किया और ही वॉज टू वीप। अच्छा। उसने कहा कि मेरी जो मंगेतर है वो मुझसे रूठी हुई है। अच्छा। और मैंने पूछा क्यों हुई, मसला क्या? उसने कहा मैं अपनी वालदा को लेकर घर जा रहा था, तो उसको अटेंड नहीं कर पाया, तो हफ्ता हो गया वो मुझसे बात ही नहीं हो रही। अच्छा। तो मैंने भी सोचा कि नहीं होगा तो बस नहीं करनी। तो मैं ज़रा परेशान था। उसने अच्छी खासी फीस अदा की थी, तो मैंने उससे कहा कि क्या तुम उसको गुमा देना, गुम कर देना या खो देना अफोर्ड कर सकते हो? अपने दिल से पूछो। उसको 1 सेकंड लगा, उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा हम सेशन यहीं बंद करते, उसको फौरन फोन करो और उसे कहो कि मैं आई एम मिसिंग यू अ लॉट, और तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। अच्छा, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं उसे ये कहूँगा। फोन बंद हुआ, मैंने कहा तुम्हारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में ये जो तुमने डायलॉग बोलने। ठीक है। अच्छा, जब अगले 5 मिनट के बाद उसकी कॉल आई तो मेरा ख्याल उस वक्त रूए जमीन पे सबसे ज्यादा खुश वो लड़का था कि नुकसान उसके अपने हाथों हो रहा था। यानी एक झूठी सी अना होती है जो हम नहीं कह पाते। तो क्या हम खुशी खो देना, जिस तरह आप कह रहे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं? हमें लगता है हम कर सकते हैं। लाइक ये माइंडसेट ऐसा बन गया है लोगों का। ऐसा बन गया। लाइक वालिद या वालिदा अपने बेटे या बेटी से नाराज होते हैं, हम उसको मनाते नहीं है, रूठे रहते हैं। खुशी रूठ जाती है। खुशी खुशबख्ती की तरह बार बार नहीं आती। ठीक है। एक दफा दस्तक करती है, आप उसे वार्म वेलकम करो, दिल में बिठा लो, आंखों में बिठा लो, तो आपके साथ रहे। आपने अपने साथ बहुत से लोग देखे होंगे, बाहर कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होते हैं, आप उनके साथ कुछ देर बैठ नहीं सकते, क्योंकि उनके वजूद से जो उनकी लेयर होती है आसपास वाली, वो खुशी वाली नहीं होती। वहाँ से मायूसी होगी, डिप्रेशन होगी, लोगों के बारे में बदगुमानी होगी। तो क्यों नहीं हम खुश रह सकते? क्यों हम इतने मायूसी के माहौल में घुस गए हुए हैं और अपने ऊपर इतनी मायूसी को तारी कर लिया कि हमें खुशी नजर ही नहीं आती? छोटी छोटी चीजों में भी खुशी नजर ही नहीं आती। अच्छा, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं। कभी किसी के घर मौत हो जाए, सब घर वाले डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, रो रहे होते हैं। अचानक कोई बड़ा आदमी आ जाए प्रोटोकॉल के साथ, फिर क्या होगा? वही सारी तस्वीरें बनाने लग जाते हैं, उसको सर्व करने लग जाते हैं, और उसके जाने के बाद शेयर करने लग जाते हैं। तो जो गम है, गम का पहाड़, वो एक बंदे के वजूद से या एक विजिट से एकदम से आपको वो लगता है डिस्पीयर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे गुब्बारे में हवा भरी होती है, हम सबके पास गुब्बारे हैं एक्सपेक्टेशन के, ठीक है, या अपने आप को सेव करने के। अच्छा, जो लोग अल्लाह से जुड़े हुए होते हैं वो दुखी कम होते हैं, क्योंकि आपको अंदाजा है कि ईमान तो उम्मीद है, बिल्कुल ऐसे और ही है। मायूसी गुनाह है। खुद हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि लोगों को देखा करो, मुस्कुराया करो, खुशी दिया करो, तो उसको सदका कहा। अच्छा, इसी तौर पे अपने घर वालों के बारे में कहा कि मैं तुम में से सबसे अच्छा हूँ, क्योंकि उनसे सलूक अच्छा करते हैं। जिसके जाने से घर वाले दे फील गुड, या अगर आपके दोस्तों में बैठने से लोग आपको मिस करें कि यार वो आती है या वो आता है, तो उसके आने से मौसम हरा भरा हो जाता है। हम आमतौर पे जैसे जैसे बड़े होते हैं, इवन मारूफ होते हैं, मशहूर होते हैं या नेक होते हैं, तीनों सूरतों में खुशी को पीछे कर देते हैं। अच्छा। फिर हम जाली तौर पे पोज करते हैं, अपना, इसे मैं तकब्बर नहीं कहता, पर ये हमाकत है
कि आप अपनी सीरियसनेस सपोज करते हो। ठीक है। तो सीरियसनेस से आप दानश्वर नहीं बनते, सीरियसनेस से आप बड़े भी नहीं बनते। इनफैक्ट बड़े बनते हो जब आप लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करते हो। लाइक आप जब प्रोग्राम अपना एंड करें तो आपका दिल अगर खुशी से भरा हो कि यस आई हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग, आज मैंने 4 नई बातें की हैं, तो आप घर जाते जाते आपकी आंखें मुस्कुराएंगी, आपका दिल मुस्कुराएगा, आपका पूरा दिन जो है वो ही अच्छा गुजरेगा। तो हमारे आसपास जो हमारा मुआशरा है, हमारा खानदान है, हमारे आसपास जो लोग होते हैं, वो हमारी खुशी पर कितना असरअंदाज करते हैं? क्या उनकी वजह से हम ज्यादा खुश रह सकते हैं या ज्यादा हम दुखी भी रह सकते हैं? अच्छा, मैं अगर इस बात कहूँ तो उस पर नाराज मत होइएगा कि हमारे यहाँ खुशी को कम करने में जो बहुत ज्यादा रोल है वो खवातीन का है। अच्छा। और वो खवातीन जिन्हें जिंदगी में थोड़ी खुशी कम मिलती है, ठीक है, जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं तो वो पहरे लगा के बैठती हैं, अपनी बेटियों को खुश नहीं होने देंगी, बेटों को, बहुओं को। हमारी जिंदगी है क्या? रिश्तों से उलझी हुई है, जो जुड़ी हुई है। तो जब वो वहाँ मुहाफिज, तो जो वो खवातीन जिनको वो खुशी नहीं मिली होती है, जिस चीज से वो महरूम होते हैं, उनको किसकी वजह से खुशी नहीं मिली होती? ये भी तो देखने वाली बात है। अच्छा, जो मेरी रीडिंग है उनकी अपनी वजह से नहीं मिली होती। अच्छा। या उन्हीं जैसे एक लफ्ज हमारे कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अजियत पसंद होते हैं, उन्हें दूसरों के अच्छे कपड़े अच्छे नहीं लगते, उनकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती, उनका मुस्कुराता चेहरा भी अच्छा नहीं लगता, तो उन्हें लगता है कि जैसे वो खुद सड़े हुए हैं, तो बाकी भी सारे सड़े हुए होने चाहिए। अभी तो आपने देखा कितने लोग ऐसे हैं जैसी उम्र में बड़े होते हैं। मैं भी जब स्टूडियो में आ रहा था तो बुजुर्ग मुझे नजर आए। अच्छा, अगर इस उम्र में भी ही इज टू एक्टिव और वो प्रोडक्टिव हैं, तो इस उम्र के कई बाबे मैंने देखे हैं पार्क्स में, सुबह सुबह वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अपनी गाड़ियों से वो निकाल के मैट्स वो रख रहे होते हैं। उनकी बीवियां शायद उनसे लड़ती हों, अच्छा, लेकिन दिन भर दे वुड बी हैप्पी, क्योंकि उन्होंने अपने दिन का आगाज अपनी मर्जी से किया, प्रोडक्टिव किया। हम जब भी अगर पीएन है या माली है, अब सोचें बहुत मेहनत का काम है ना। बिल्कुल। मुझे एक दफा याद है, मैं फास्ट में गया तो असर का वक्त था, मैंने सोचा मैं नमाज पढ़ लूं, तो जानमाज वहां मुझे कहाँ मिलना था, तो मैं लॉन में गया तो वहाँ जानमाज पड़ा हुआ था, तो मैंने नीयत कर ली। जब मैं सजदे में गया तो वो घास थी मेरे माथे को चुभी, और इट वाज सो फैंटास्टिक। तो मैंने वो माली ढूंढा। अच्छा। तो उससे पूछा तुमने ये क्यों बनाई? उसने कहा फास्ट में सर सारे इंजीनियर हैं, वद तो वद। तो मैं कहता हूँ को वड़ा कम करा। तो लोग आके ढूंढते हैं किबला किधर है, तो मैंने अपने घास, वो इतना शानदार था। अब सोचिए उसने वो बना के उसको अंदर से खुश, उसने किसी ने कहा नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। बट दैट वाज द इनिशिएटिव। जब भी हम किसी काम में इनिशिएटिव लेते हैं और हमें अंदर से अच्छा लगता है। आप खाना बनाते हैं तो बिल्कुल रूटीन का भी बना सकते हो, आप उसको बहुत तरीके से सलीके से सेलिब्रेट करते हो, साथ सैलेड बनाते हैं, साथ स्वीट डिश बनाते हैं। मेहमानों के आने पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। उनको नहीं पता होता, पर मेरे दिल को तो पता होता कि मैं कर रहा हूँ या करवा रही हूँ। आपने कितनी एफर्ट किया वो आपको खुद ही पता होती है। लेकिन यहाँ पर सर हम देखते हैं कि हम लोग किसी दूसरे की खुशी में खुश नहीं रहते। अगर कोई तरक्की कर रहा होता है, किसी अच्छे जगह पर वो उसकी पोस्टिंग हो जाती है, तो हम उससे जेलस क्यों होना शुरू हो जाते हैं? हम दूसरों की खुशी में खुशी क्यों नहीं ढूंढ सकते? अच्छा, ये बड़ा मजे का सवाल है। बहुत साल पहले रेडियो पाकिस्तान में एक प्रोड्यूसर थे, खालिद तूर उनका नाम था, तो बड़े शानदार। उन्होंने मुझसे पूछा, इंटरव्यू चल रहा था लाइव, कि आप बहुत ना जाली बात कर रहे हो, ये खुशी वाली और सुख वाली, कंटेंटमेंट वाली। तो जब किसी की अच्छी गाड़ी गुजरती है तो आपको दुख नहीं होता? किसी का अच्छा घर नजर आता है। ऐसे ही है। तो मैंने कहा मैं आपको अजीब बात बताऊं, जब भी मेरे पास से किसी की खूबसूरत नई गाड़ी गुजरती है तो मैं मुंह भर के कहता हूँ माशाल्लाह। उसकी माँ, उसकी बीवी, उसके बच्चे, पता नहीं किस किस की दुआएं लगे वो गाड़ी उनके पास आई है। बिल्कुल। इवन लोगों के पास मोटरसाइकिल जब मुश्किल से आता है, एफर्ट करते हैं ना, मुफ्त में तो नहीं पड़ा हुआ मिलता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पूरी फैमिली की दुआएं होती हैं, वो एफर्ट बेचारा 2-2 नौकरियां करके वो गाड़ी कमाता है। तो किसी को क्या तकलीफ है उससे जेलस हो, पर इट हैपेंस। दूसरों का घर देख के, अभी देखें हर बंदा बेचारा डर के मारे अपने घर पे माशाल्लाह लाहौर वाला कुवत लिखवाता है कि नजर न लग जाए। और तो और अब रिक्शा 1 लाख का लेते हैं, तो बच्चों के पुराने जूते लेके या वो जो घोड़े या गधे की पाँव की नाल लेके वो पीछे लटकाते हैं, चूंकि डर है कि मेरी खुशी को नजर लग जाएगी। लोग नजर लगाते हैं। वैसे तो ये जहालत है, लेकिन मैंने देखा नए नए घरों में भी लोगों ने हांडियां उल्टी लटकाई होती हमने देखे हैं, ऐसे सारे केसेस देखे हैं। लेकिन सर मुझे बताइए, पैसा और खुशी का कितना गहरा ताल्लुक है? ताल्लुक है भी है कि नहीं है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे पास जितना पैसा होगा हम उतने खुश होंगे। आपको लगता है? अच्छा, 2 तरह की चीजें हैं। मर्द का मामला ये है कि मर्द की अगर जेब भरी हो तो वो खुश होता है। अच्छा।
और औरत की जरूरतें पूरी कर सकता है, बच्चों की जरूरतें पूरी करता है, पर जो ही उस पैसे में हलाल से हराम शामिल होता है, खुशी आपकी कम हो जाती है। ये प्रैक्टिकली होता है, ठीक है, जो कि नोबडी नोज इन द वर्ल्ड, पर आपका दिल जानता है कि मैंने क्या अपनी पाकीज़ा जिंदगी में एक गैर पाकीज़ा खराब चीज को ऐड किया है। बिल्कुल। मैंने एक दफा एक साहब से कहा कि तुमने अपनी बहनों का हक मारा, उनको विरासत नहीं दी, भाइयों का हक मारा, विरासत नहीं दी, किसके लिए? उसने कहा मेरे बीवी बच्चे हैं। तो मैंने कहा जब तुम मर जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी बीवी और बच्चे भूल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिनका तुमने हक मारा उनकी बद्दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अगर तुम उनको दे देते तो जो दुआएं मिलती हैं इनफैक्ट आपको वो खुशी अता करती हैं। हम जब भी किसी का भी हक मारेंगे तो खुशी नहीं आती। ये जो दौलत है, देखें सिंपल दौलत हो तो फिर बैंकरों को बहुत खुश होना चाहिए। ये जो टेलर बैठे होते हैं रोज के करोड़ों गिनते हैं, बिल्कुल सड़े हुए बैठे होते हैं। 100 में से एक होगा जो मुस्कुरा के कहे कि सर आइए तशरीफ लाइए, वरना आवाजारी बैठे होते हैं, यही कह सकते हैं। और अल्लाह माफ करे कभी आप नेशनल बैंक में चले जाएं तो वहां तो उनके लिए अजाब होता है कि किसी बंदे को हैंडल कर लें। तो दौलत तो उनके पास बहुत है, बिल्कुल पर अपनी नहीं है, किसी की है, तो उसको भी वो एंजॉय नहीं करते। और सबके साथ बुरा सलूक। जो बहुत अमीर लोग हैं उसमें दो तरह के मैंने लोग देखे। कुछ दौलत आने के बाद ज्यादा हम्बल हो जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, अपने नौकरों पे, अपने एम्प्लॉइज पे उनके बेनिफिट्स बढ़ा देते हैं उन्हें। इवन बल्कि मैं आपको हैरत होगी कि मियां आमिर के बारे में आप शायद जानते हो कि इनके घर में जो मुलाजिम काम करते हैं, एक दफा उन्होंने उनसे कहा कि जो जो सूरतें याद करेगा, जो जो ये करेगा उसको मैं उम्र पे भेजूंगा। अच्छा, इनफैक्ट पैसा आए तो या तो आपको खसीस हो जाता है या आपका दिल बड़ा हो जाता है। ये जितने हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, ये उनके बारे में दो तरह के लोग पाए। जितनी चैरिटी के काम है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अरबों में है। एग्जैक्टली, चैरिटी बहुत की जाती है। यही लोग करते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं और दस्तरखान चलाते हैं। एक कंपनी है जो मेरा ख्याल है 20। तो क्या मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ, जो चैरिटी करते हैं बहुत से लोग, क्या वो खुशी की खातिर करते हैं या शो ऑफ की लिए करते हैं? अच्छा, बेशतर लाहौर में 3 हॉस्पिटल हैं जिसमें पिछले 4 साल से तो मैं जानता हूँ 2-3 लोग हैं फैसलाबाद के, दोपहर को 2500 लोगों का खाना पकता है। अच्छा। शाम को भी 2500 लोगों का खाना पकता है और कोई बंदा उनका नाम भी नहीं जानता। वो लाहौर में अखलाक साहब हैं, उनको पैसे देते हैं, उनका है हेल्पलाइन का, और उन्होंने शेफ रखे हुए हैं, वो टोपियां पहनी होती हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनें लगी हुई हैं जहां वो खाना बनता है और वो तकसीम होता है। मैंने उनसे पूछा कि जिन्होंने ये पैसे, ज़रा अच्छे खासा पैसा लगता है, बिल्कुल ऐसे ही है, गाड़ियां हैं, कुक के अलावा ज़रा पूरा सप्लाई चेन होती है, सब्जी कौन लाएगा, गोश्त कौन लाएगा, फिर सर्व कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि वो कहते हैं हमें कभी हमारा नाम कभी न लीजिए। इसी तौर पे बहुत से लोग हैं जो डेली कैंसर के लोगों का, हार्ट के लोगों को पैसे देते हैं, उनका एक बजट है, कोई उनका नाम नहीं जानता। अच्छा, ये लोगों का चॉइस है, अल्लाह की तरफ से भी चॉइस है। अगर आप दें और लोगों को आपका नाम पता हो, गुनाह नहीं है, पर अगर आप दाएं हाथ से दें और बाएं को इल्म ना हो तो ये भी पसंदीदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हातम हर जमाने में होते हैं और पसंद किए जाते हैं। हातम आपको याद है ना क्यों पसंद किया जाता था? हातम फौत हो गया था और उसकी बेटी गुलाम बन के आई थी। तो जब उसने अल्लाह के रसूल से कहा, या रसूलल्लाह पहले मेरी बात सुन लें, लेट मी फिनिश समथिंग। आपने बात सुनी, उसने कहा कि मैं उसकी बेटी हूँ जिसका हाथ खोला था, जिसके पास लोग भूखे आते थे और वो खाना खिलाता था, लोग जरूरतें लेके आते थे और वो पूरी करता था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ये तो तुम मेरे किसी नबी भाई की बात कर रही हो। उसने कहा नहीं, मैं हातम की बात कर रही हूँ। तो आपने उसको आजाद किया उसकी अपने बाप की नेकनामी की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके पूरे कबीले को आजाद किया, जो उनके पैसे और सामान जब्त हो गया था वो भी लोगों से पूछ के वापस कराया। तो ये कह सकते हैं सैयद अख्तर अब्बास साहब के खुश रहना इतना मुश्किल काम नहीं है। आप अगर खुशी छोटी छोटी चीजों में भी ढूंढे ना, तो आप जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं और खुश रह सकते हैं। सैयद अख्तर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। मोटिवेशन स्पीकर थे और हम बात करते थे जनाब के आज खुशी काल में दिन मनाया जा रहा है और हमारा भी यही मौक़िफ़ है और हम भी यही चाहते हैं कि जनाब आपके मुंह पे हम रोजाना मुस्कुराहट बिखेरें और हमारी वजह से आपके मुंह पे मुस्कुराहट आए। तो जनाब और भी बहुत सी बातें करनी है हमने, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं रिवायात की जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम बचपन में थे तो शाम ढलते ही हमारी दादी या नानी अम्मा हमें बिस्तर में बैठकर कहानियां सुनाया करती थी और अक्सर औकात हम ये कहानियां सुनते सुनते नींद की आगोश में चले जाते थे, सो भी जाया करते थे। और ये हर घर में हुआ करता था, किसी एक घर में नहीं हुआ करता था, आप लोगों को भी याद होगा। लेकिन माजी में दास्तान गोई एक बाकायदा प्रोफेशन हुआ करता था, उसको प्रोफेशन समझा जाता था। किस्सा और दास्तान गो मालूमात और इंटरटेनमेंट का जरिया हुआ करते थे। परियों की कहानियां, बादशाहों के दरियादिली के किस्से और भी बहुत सारे तारीखी दास्तानें ज़बानी सुनाने का फन दास्तान गोई जदीद टेक्नोलॉजी के साए में ऐसे लगता है जैसे गायब हो चुका है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते गए हैं, वैसे वैसे ये कदीमी रिवायात मुआशरे से रुखसत होती गई हैं। लेकिन इतनी तरक्की होने के बावजूद भी दुनिया दास्तान गोई की अहमियत को फरामोश नहीं कर सकी है और हर साल की तरह आज भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दास्तान गोई का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दास्तान गोई की ये रिवायत क्यों खत्म होती जा रही है और ये रिवायत कितनी अहमियत की हामिल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया सरमद साहिबा हैं और मेज़म अब्बास हैं, जो आज के जदीद दौर में भी इस कदीमी रिवायत को जिंदा रखने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप सादिया? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सादिया मुझे बताइए कि जो किस्सा गोई है, स्टोरी टेलिंग है, कितनी अहमियत की हामिल है और ये क्यों खत्म होती जा रही है? अहमियत तो इसकी बहुत ज्यादा है और हमारी जिंदगियों से निकल नहीं सकती है, क्योंकि आपकी भी एक कहानी है, मेरी भी एक कहानी है और हम अपनी कहानियां हर रोज सुनाते हैं। कभी घर वालों को सुनाते हैं, आज मेरे साथ ये हो गया, तो वो कहानी ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये रिवायत खत्म नहीं हुई है, हाँ थोड़ी मांद पड़ गई है, लेकिन मेरे ख्याल में अब बहुत सारे और तरीके आ गए हैं जिसके जरिए ये काम सर अंजाम दिया जा रहा है, कहानियां सुनाई जा रही हैं। ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो जो पहले तरीका होता था कि दादी के सराहने बैठ गए और नानी की गोद में बैठ गए, नाना से सुन ली, मामू से सुन ली, वो जाहिर है और बड़ा मजा भी आता था उनसे। डिफरेंट कहानियां हम लोग सुनते थे, हमें पता चलता था अच्छा ये भी जिंदगी में हो रहा है। और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कई जगहों पर, क्योंकि जाहिर है कि माँ बाप दोनों ही कमाने लग गए हैं अब, और जिंदगी का मेरे ख्याल में तकाजा भी अब यही है इस दुनिया का कि दोनों ही इकट्ठे निकलें, और वो वक्त नहीं मिलता अब बच्चों के साथ बिताने के लिए। और नानी दादी भी जो हैं वो भी थोड़ी मसरूफ हो गई, जाहिर है मोबाइल भी आ गया। लेकिन फिर हमने सोचा कि क्यों ना मोबाइल के जरिए ही दादी की शक्ल दिखा दी जाए, और वही वाली दादी जो पहले हुआ करती थी या वही वाली नानी जो बड़ी सयानी होती थी, तो अब भी हैं, यकीनन है, लेकिन वो एक जो पुराना अंदाज था उसको हमने जरूर दोबारा से लेकर आए। बिल्कुल ऐसे ही है। मिज़म, मुझे आप बताइए कि आपको क्या लगता है ये जो किस्से कहानियां हम लोग सुनते थे ये हमारी जिंदगी में किस तरह रंग भरते थे? अच्छा, एक तो किस्से कहानियां हम सुनते थे, इमेजिनेटिव पावर हमारी बहुत बेहतर होती थी, खासतौर पर बच्चों की, क्योंकि जाहिर है कि बचपन से ही जब आप इमेजिनेटिव और तख्लीकी होंगे तो फिर ही आप आगे जाके बड़े ख्वाब देख सकते। बिल्कुल ऐसे ही। वो ख्वाब तो हम बचपन से देखना शुरू करते हैं। सो बेसिकली मुझे लगता है कि जो कहानियां हैं वो एक तो हमारी इमेजिनेटिव पावर को बेहतर करती थी, हमें ख्वाब दिखाती थी, हमें सिखाती थी कि हमने बड़े होके, अच्छा फिर हमारे हीरोज भी हुआ करते थे जो कि कहानियों से ही निकलते। एग्जैक्टली। किसी का हीरो उमरू यार है तो किसी का टार्जन है, तो ये सारी कहानियां जो हमने बचपन में। आपका क्या कौन सा हीरो था? अगर आप बचपन में कहानियां सुनते थे, आप किसको इमेजिनेट? अच्छा, मैंने सुनने की रवायत चूंकि हमारे आने तक शायद वो खत्म हो चुकी थी, बहुत नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ पढ़ी जरूर है। इमरान जासूसी दुनिया हुआ करती थी, उसमें इमरान का एक कैरेक्टर हुआ करता था, उसको बड़े शौक से पढ़ते थे। अच्छा। टार्जन और उमरू की कहानियां भी मिलती होती थी, वो भी बहुत पढ़ते होते थे, लेकिन उस टाइम कभी सोचा नहीं था कि कभी हमें भी कहानियां सुनाने का मौका मिले। अच्छा, तो अब जब मौका मिल रहा है तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी होती है, और लिटरली जैसे सवाब का काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप इबादत कर रहे हैं। और सुनो कहानी का बहुत शुक्रिया कि जिन लोगों ने, आपा का बहुत शुक्रिया कि लोगों ने इस काबिल समझा कि हम जो है वो कहानियां सुनाना शुरू कर दें। तो मुझे आप बताइए, आपने जो ये सुनो कहानी मेरी ज़बानी है एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, इसके बारे में हमें कुछ डिटेल में बताइए, और ये क्यों आपको ज़रूरत पेश आई कि मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी है? दरअसल कुछ इस तरह से हुआ कि बच्चों के लिए मैं कहानियां ढूंढती थी, उन्हें कहानियां तो सुनाती थी अपने बच्चों को। और फिर मुझे लगा कि जब स्कूल से वापसी पे गाड़ी में जैसे बैठे होते हैं तो लड़ाइयाँ भी चल रही होती हैं, वो सारा, और ड्राइव करते हुए मुझे ये एहसास होता था कि इन्हें कुछ सुनना चाहिए।
बातें सारे दिन की कर लेते थे तो फिर भी कुछ टाइम बच जाता था घर पहुंचने तक। तो ऑडियो स्टोरीज का मुझे ख्याल आया कि अच्छा कोई ऑडियो स्टोरीज मिलती होंगी तो मैं कैसेट में रिकॉर्ड करके या सीडी में डाल के तो वो मैं इनको सुना दूं। लेकिन जब मैंने तलाश शुरू की तो मुझे अंग्रेजी ही कहानियां मिली, उर्दू की नहीं थी। और जो उर्दू वाली मौजूद थी उनमें थोड़ा झनकार इफेक्ट था, तो वो बच्चों ने सुनने से इनकार कर दिया कि हमारे तो कान खराब हो रहे हैं, म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड है जी। तो बस वहां से फिर मुझे ख्याल आया कि अच्छा मैं अगर खुद से कहानी रिकॉर्ड करके और गाड़ी में चला दूं तो ये सुन भी लेंगे, और वो थोड़ा बच्चों का जो एक होम टाइम होता है उसमें नींद भी आ रही होती है और भूख भी लगी होती है, लेकिन कहानी सुनते सुनते वो एक अपनी वही ख्वाबों की दुनिया में भी चले जाते हैं, एंजॉय भी करते हैं, लड़ाई भी खत्म हो जाती थी। और साथ ही साथ फिर ये था कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही थी तो जाहिर है कि प्राइवेट स्कूल्स और अंग्रेजी का इतना गलबा है हमारे यहाँ पर, बिल्कुल। लेकिन जब मैंने वहाँ पर कोशिश करके उर्दू में कहानियाँ सुनानी शुरू की तो बच्चे बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय करते थे। अच्छा। बहुत उन्हें मज़ा आता था और टीचर्स बैठ जाती थी कि अच्छा ये कौन सी कहानियाँ सुनानी है, और ड्रामाई अंदाज में। लेकिन मेरा कहानियां सुनाने का अंदाज ही ये था कि थोड़ा ड्रामा होना चाहिए, जब तक आप कैरेक्टर में नहीं आए तो मजा नहीं आता। ऐसे ही है, एग्जैक्टली। और उर्दू के ऊपर फोकस इसलिए था कि आप जो मर्जी कर लें, जो भी आपकी मादरी जबान है, चाहे पंजाबी है, पश्तो है, अंग्रेजी है, जो भी है, उसमें जब भी आप कोई कहानी सुनते हैं, जो भी बात सुनते हैं, आप उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं बजाय इसके कि कोई और फॉरेन लैंग्वेज हो। यानी अगर मैं पंजाबी हूँ तो मेरे लिए पश्तो में मैं उसको उस तरह से नहीं समझ पाऊंगी जितना कि मैं उर्दू में समझ पाऊंगी। तो बस उर्दू पे भी फोकस किया और उर्दू में कहानियाँ सुनानी शुरू की, और ड्रामाई अंदाज में इसलिए कि इमेजिनेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और बच्चों ने बहुत ज्यादा कनेक्ट किया उससे, ना सिर्फ बच्चों ने बल्कि बड़ों ने। और उन्होंने ये कहा कि हमें लग रहा है कि हम अपने बचपन में चले गए। तो ये मुझे लगा कि इतनी मेरे पास बड़ी पावर आ गई है कि ना सिर्फ मैं बच्चों को कन्विंस कर सकती हूँ इस अंदाज से, बल्कि बड़े भी कन्विंस हो जाएंगे, चाहे वो माँ बाप हैं या कोई नानी दादी हैं, वो सब कन्विंस हो जाएंगे, और जो भी बात उन तक पहुंचानी है, जो भी सिखाना है उनको ज्यादा बेहतर तरीके से सिखाया जाए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो मुझे मिसम आप बताइए, आप इस साइट पर किस तरह आपका रुझान बना, इंटरेस्ट किस तरह बना कि मैं इस साइट पर जाऊंगा? सही वाली बात बता रहे तो आपका लेके आई थी। असल में कुछ ना कुछ तो उन्होंने आप में देखा ही होगा ना। अदब का शौक तो था, अदब पढ़ते थे, शायरी से शौक भी था, लिखते भी थे, पढ़ते भी थे। तो ऐसे ही एक इवेंट था जिसमें पढ़ंत का रीडिंग करनी थी, मतलब लोगों का कलाम पढ़नी थी, उसमें मैं भी था, उसमें आपा भी थी। ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली डिस्कवर किया कि ये बच्चों को भी कहानियां सुना सकता है। हालांकि मैं बहुत डरता था, जो कि बच्चों के लिए लिखना या बच्चों को कहानी सुनाना बहुत मुश्किल था। बेशक ऐसे ही है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट पैदा करना बहुत मुश्किल है। तो कच्चे जहन होते हैं कि आपको बहुत एहतियात से जुमले चुनने होते हैं, और उन तक आप ऐसी बात नहीं पहुंचा सकते जो कि उनके जहन को इफेक्ट करे। तो मैंने आज तक बच्चों के लिए लिखा नहीं है, मतलब जो भी क्लासिकल अदब है या जो भी हमारे अपने राइटर्स की कहानियां होती हैं वही सुनाता हूँ। अच्छा। तो बेसिकली एक धक्का लगा मुझे कि भाई ये काम तो हमने करना है, लेकिन उसके बाद फिर मजा आना शुरू हो गया। तो किस तरह सुनाते हैं आप बच्चों को? बच्चे आप लोगों के पास आते हैं या आप लोग बच्चों के पास जाते हैं? दोनों काम हो जाते हैं। बच्चे हमारे पास ऑनलाइन तरीके से आते हैं, ठीक है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हम लोग मौजूद हैं। अच्छा, और हम बच्चों के पास स्कूल्स में थिएटर फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, और जहाँ कहीं भी बच्चे हों वहाँ हम पहुँच जाते हैं। मतलब जहाँ बच्चे नजर आएंगे वहाँ पे आप लोग भी हमें नजर आएंगे, यही हो सकता है। तो मुझे साथ ही आप बताइए, अगर देखा जाए तो पहले के जो बच्चे थे जो इस तरह की नानी दादियों से अपनी कहानियां सुनते थे बचपन में, और अब के जो बच्चे हैं, क्या फर्क है दोनों में? आजकल के बच्चों की इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी मध्यम हो चुकी है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उन्हें कहानी सुनाना शुरू करते हैं ड्रामाई अंदाज में, वो वापस आ जाती है। मुझे हमेशा से ये लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एनिमेटेड स्टोरीज करें या इस तरह की बनाएं, वीडियोस बनाएं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा एंगेजिंग होती हैं, वो यकीनन होती हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमने अलादीन की एक शक्ल बना के बच्चे के सामने रख दी है, जबकि जब हमने अलादीन को पढ़ा था तो उसकी शक्ल हमने खुद बनाई थी। एक राइटर ने डिटेल जरूर दी थी, लेकिन बाकी रंग हमने खुद भरे थे। तो
तो वहाँ पे हमारा दिमाग काम करना शुरू किया कि अच्छा ये जिन इस तरह से आता होगा और ऐसे रगड़ा होगा और इतना बड़ा चिराग होगा, छोटा होगा, जिसना भी। लेकिन जब वो एक फिल्म सामने आ गई या कोई कार्टून सामने आ गया तो वो हमने उनसे वो जो तख्लीकी सलाहियत थी वो पकड़ ली कि नहीं, ये हमने आपको जैसे बताया ना, ये ऐसे ही होंगे बाबा जी। तो ये है कि इस तरह से एक, लेकिन एक मेरे ख्याल से ये भी बहुत चीज थी सादिया कि जब पहले बचपन में हम लोग सुनते करते थे, पुराने जमाने के लोग जो थे, तो एक फैमिली बॉन्ड बहुत ज्यादा होता था कि सब लोग बैठकर कहानियां सुना भी रहे होते थे और सुन भी रहे होते थे। लेकिन अब का दौर, अब हर कोई अपने अपने काम में लगा होता है, गैजेट्स में बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं, माँ बाप हो जाए, बच्चे हो जाए, वो फैमिली बॉन्ड कम हो गया है, ये कह सकते हैं, स्ट्रांग नहीं रहा। वो बिल्कुल कम हो गया है। अगर मैं खुद भी देखूं तो अब जो मेरी बेटी है उसको मैं मोबाइल के ऊपर लगा देती हूँ कि ये कहानी सुन ले, और खुद भी सुनाती हूँ, ये नहीं है कि खुद नहीं सुनाती। और मुझे लगता है, बल्कि मुझे हंसी आ रही थी कि कुछ दिन से उसने कहना शुरू किया, हालांकि मोबाइल हाथ में होता है मैसम, लेकिन वो कहती है कि मैं बोर हो रही हूँ। अच्छा, यानी इतनी वसी दुनिया उसके हाथ में है, वो फिर भी कहती है मैं बोर हो रही हूँ। अगर मैं वहाँ कहानी सुनाना शुरू कर दूंगी तो वो घंटों बैठी रहेगी। अच्छा, कि अच्छा अब ये सुनाए, अब ये सुनाए, अब ये सुनाए, उनका इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाता है ना। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में कि अभी भी अगर हम बैठे तो कोई भी बच्चा, बल्कि बड़ा भी, क्योंकि मेसम और मैं हम बड़ों के लिए भी कहानियां सुनाते हैं, रमाई पढ़न करते हैं, तो बड़े भी बैठे रहते हैं। और वो जो मजा आता है कहानी सुनने में, वो किसी भी उम्र में मुसलसल उसी तरह आता है जैसे बचपन में आता था। बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्होंने बताया, सादिया ने मिज़म, के बड़ों को भी कहानियां सुनाते हैं, तो उनकी कहानियां किस तरह की होती हैं और बच्चों की कहानियां किस तरह की होती हैं? सुनो कहानी मेरी ज़बानी तो बच्चों के लिए ही वैसे काम कर रहा है, और बच्चों को ही हमने फोकस किया हुआ है, नई नस्ल को। हम लोग खुद इंडिविजुअली अपनी सतह पे, जो कि अदब से लगाव भी है, ताल्लुक भी है, तो शायरी की सूरत में हो या फिर क्लासिकल अदब से कोई इंतखाब हो, वो सुनाते हैं। ऑब्वियसली बच्चों के लिए जो कंटेंट है वो फ़र्क होता है, बड़ों के लिए कंटेंट फ़र्क होता है। तो बड़ों को कहानी सुनना वैसे मुझे लगता है कि आसान होता है। अच्छा, हाँ। क्योंकि बड़ों की टेंशन कैप्चर की जा सकती है। कोई भी आप मोहब्बत की कहानी छेड़ देंगे तो फौरन आपकी तरफ तवज्जो हो जाएंगे। लेकिन बच्चों की एक तो बहुत मासूम जहन होता है, इमेजिनेटिव पावर बहुत कम होने के बावजूद यहाँ अभी भी काफी है, मतलब अभी भी उनकी पावर होती है। एक अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। बच्चे तो 10-12 सेकंड अगर आप बोर हो रहे हैं तो वो उठ जाएंगे, चले जाएंगे। तो उनको कैप्चर करने के लिए जरूरी है कि फिर ऐसे नए अंदाज में नए रूप धारे जाएं कि वो आपकी तरफ सुनते रहें। और अभी आप लोग, हम चाहते हैं कि हमें भी कोई कहानी या किस्सा कोई सुनाया जाए आप लोगों की तरफ से। आपने कहा है कि बच्चे तो घंटों घंटों बैठ के सुनते हैं, बड़े भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम भी चाह रहे हैं और हमारे देखने वाले भी चाह रहे हैं कि हम भी वो कहानी सुन सके जो हम बहुत से सालों से महरूम हो चुके हैं उस रिवायत से। बिल्कुल, मेरा ख्याल है मेसम, जो हमारे अपने कुछ बनाए हुए कैरेक्टर हैं सुनो कहानी मेरी ज़बानी पे, बिल्कुल नॉर्मली आपने देखा होगा मैस्कॉट्स होते हैं जी। तो हमारे भी कुछ ऐसे ही है कि हम लोगों ने कुछ कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं जो हमारे मैस्कॉट भी होते हैं, जिसमें दादी गुलाबी हैं, नानी सयानी हैं, अटकली है, मास्टर साहब हैं। अच्छा, तो उर्दू भी एक कैरेक्टर, हाँ उर्दू भी एक कैरेक्टर है। तो ये तमाम कैरेक्टर्स हम लेकर आते हैं और उनके जरिए फिर हम कहानी सुनाते हैं। ओके, तो मेरा ख्याल है कि अटकली और मास्टर साहब को ले आए। ठीक है, हाँ सही। अच्छा जी, मास्टर साहब आपको पता है आज पूरी दुनिया में कहानियां सुनाने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सुना तो मैंने है कि आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये कहानियां सुनाने का आलमी दिन तो एक ही होता है। ये जी माँ साहब एक होता है, लेकिन आपको पता है कि ये सुबह से लेकर रात तक इसमें ना हर जबान में कहानियां सुनाते हैं। और आपको एक और बात बताऊं माँ साहब, ये तो एक दिन है ना, लेकिन सुनो कहानी मेरी ज़बानी पे वो हर रोज कहानियां सुनाते हैं। अच्छा, ये हर रोज कहानियां कैसे सुना सकते हैं? समझ नहीं आई, कैसे सुनाते हैं? मतलब कोई वो इंटरनेट पे है कोई? जी मास्टर साहब, वो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और वो इंस्टाग्राम, जी मास्टर साहब, इंस्टाग्राम पे भी है ये। मुझे सिर्फ यूट्यूब का पता है, मुझे इंस्टा का नहीं पता। मास्टर साहब आप ना बहुत बुढ़े हो गए हैं आपको कुछ पता ही नहीं है। नहीं, ये यूट्यूब फेसबुक पे भी लाइव भी आते हैं, और फिर इंस्टाग्राम पे भी, और फिर रिकॉर्डेड कहानियां भी होती हैं और ऑडियो कहानियां भी होती हैं मास्टर साहब, जिसमें तस्वीर नहीं होती। अच्छा, वो टूटी सी लगा के सुनते हैं? जी मास्टर साहब, टूटी, उसको टूटी नहीं कहते मास्टर साहब, टूटी नहीं होती वो।
वो क्या होती है, वो उसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। मैं अब आपको पता, मैं तो अल्फ बे वाला आदमी हूँ जी। मासा वो हेडफोन्स होते हैं ना, उसके अंदर डाल के वो बच्चे कहानियां सुन सकते हैं और अम्मी अब्बू भी सुन सकते हैं। मासा आपको पता है? अच्छा अम्मी, अच्छा तो अगर मैं भी कहानियां लिखता हूँ, तो अगर मैंने भी सुनानी हो अपने जो बच्चे हैं मेरे, तो कैसे सुना? तो मासाब आप यूं करें ना, वो सुनो कहानी के ऊपर उनका फॉर्म है, वो फॉर्म फिल कर देना कि आप राइटर के तौर पे शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास तो गाना सुनाने वाले भी हैं, उनके पास म्यूजिशियंस हैं, उनके पास कहानी लिखने वाले भी हैं, उनके पास कहानी सुनाने वाले भी हैं और ड्रामा करने वाले लोग भी शामिल हैं। ड्रामा तो मुझे नजर आ रहा है, ड्रामा तो तुम कर रही हो। अच्छा नहीं, मुझे ये बताओ कि उसमें अब आपने बता दिया कि ये लोग भी हैं, और कौन कौन है उसमें? माँ साहब जी मैं आपको बताती हूँ, उनके पास इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कितने बहुत बड़े हैं। मैं आपको बताती हूँ, उनके पास बीजान है वो। अच्छा। जी वो उनके एम्बेसडर हैं, सफीर हैं उनकी। फिर नीलम अहमद बशीर हैं, फिर साजी गुल राइटर हैं, नीलम अहमद बशीर भी शायरा भी हैं, अदीब भी हैं। फिर फवाद खान, वो वाले नहीं, वो जो कहानियां सुनाती ना, किस्सा गोई करते हैं। अच्छा वो मैं दूसरे लड़के को समझ रहा था। नहीं ये वाले कराची वाले हैं ये जी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, अमेरिका से भी हैं। समिया मुमताज भी है, आपको पता है? समिया मुमताज भी हैं और बच्चे भी हैं सफीर, जिसमें अच्छा। जी मासा मैं अपने बच्चों को फिर भेज दूं? मासा देखना पड़ेगा कि वो उनको उर्दू पसंद है कि नहीं पसंद, और वो उर्दू ठीक से पढ़ सकते हैं। और मैं इसीलिए नहीं ना अभी तक जा सकी माँ साहब, इसलिए क्योंकि मैं उर्दू में बहुत सारी गलतियां करती हूँ। वो तो मुझ आपसे भी ज्यादा करते होंगे गलतियां, उनको उर्दू का कख पता नहीं। लेकिन माँ साहब देखिए ना, अगर किसी को उर्दू सिखानी है तो फिर थोड़ी सी तो आनी चाहिए ना माँ साहब। फिर उनको थोड़ी सी सिखा के मैं भेज दूं? थोड़ी ज्यादा ठीक है माँ साहब। और वो जो बच्चे हैं ना, उनमें हमारे साथ कराची से भी शामिल हैं और लाहौर से भी शामिल हैं और बाहर के मुल्क से भी शामिल हैं बच्चे, और वो इतनी अच्छी उर्दू भी बोलते हैं। अच्छा छोड़ो, एक दफा दोबारा बता दो कहाँ कहाँ मिलेंगे वो? क्या ग्राम बताया था, किलोग्राम क्या था? नहीं माँ साहब, किलोग्राम नहीं होता माँ साहब, वो इंस्टाग्राम होता है। इंस्टाग्राम नहीं माँ साहब, इंस्टाग्राम जी माँ साहब। और फेसबुक पे और यूट्यूब पे, और वो उस पे आप लिखेंगे ना SKMZ उर्दू, SKMZURDU उर्दू। लेकिन वो उर्दू उन्होंने ना अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ताकि सबको पता चल जाए, जो सिर्फ उर्दू बोल भी सकते हैं ना, वो अंग्रेजी में भी पढ़ सकें। नहीं तो ये कहानियां तुम लोग सिर्फ उर्दू में सुनाते हो, अंग्रेजी में नहीं सुनाते? वो मजेदार वाली? नहीं माँ साहब नहीं, अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ना लश्करी जबान है उर्दू, हर जबान को अपने साथ बीच में ले आती है, शामिल कर लेती है, तो अंग्रेजी के अल्फाज भी बोल लेते हैं, लेकिन उर्दू पे हम ठीक है जी। बेहतरीन हो गया माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मतलब मैं वो जो एक वो जैसे आप कह रही थी कि आप जब सुनते हैं तो आप वापस अपने बचपन में चले जाते हैं, तो मुझे भी अपना बचपन ही याद आ गया। और मुझे उम्मीद है कि जब आप बाकी लोग भी आपको सुनते होंगे तो वो इसी तरह ही खुश होते होंगे जिस तरह मैं आज खुश हो गई हूँ। तो मुझे सादिया आप बताइए, जिस तरह हम लोग ये इन किस्सा कहानियों से भी दूर हो गए हैं, देन हम लोग किताबों से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं, तो ये हमारे मुआशरे के लिए कितना नुकसानदेह है? किताब से दूर होना तो मेरे ख्याल में बहुत ही तवज्जो तलब बात है वालिदैन के लिए, कि वो अपने बच्चों को उस तरफ राग़िब करें कि वो किताबें पढ़ें। क्योंकि मुझे अब भी लगता है कि जब तक अखबार हाथ में ना पकड़ा जाए तब तक वो पढ़ने का मजा नहीं आता। हालांकि मोबाइल पे हर जगह पे ये खबरें तो आ रही होती हैं, टीवी पर भी आ रही होती हैं, लेकिन जो अखबार आप बैठ के पढ़ते हैं उसका मजा ही और होता है। और इसी तरह किताब जब तक आप अपने सिरहाने नहीं रख लें और उसमें कोई बुक मार्क नहीं लग जाए और कुछ सफ़े ना मोड़े हों, उसका मजा ही नहीं आता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किताब की तरफ बच्चों को लेके आया जाए। और मेरे ख्याल में अगर वो दूर हो गए हैं तो पहला तरीका यही है कि आप कहानी सुनाएं, ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करें और फिर उनको दिखाएं कि अच्छा बेटा ये किताब भी है, आओ हम मिल के पढ़ते हैं। और किताबें हम जैसे हम खुद भी जब कहानी पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर किताब को साथ रखते हैं और दिखाते जाते हैं कि ये देखिए इस किताब में ये लिखा है। तो बहुत ज़रूरी है कि, और अभी आप अपने आज में भी बता रही थी कि बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, तो हम जानना चाह रहे हैं कि बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं और वो किस तरह, मतलब कोई फॉर्म फिल करना होता है या क्या करना होता है?
नहीं, हमारे फेसबुक पेज पे और जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है सुनो कहानी मेरी ज़बानी का, वो लिंक ही है पेज के साथ। ठीक है। तो उस ग्रुप में वो बच्चे और वालिदैन अपनी पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं और पूरी दुनिया से इसी तरह से कनेक्ट करते हैं। अच्छा। जैसे हम इस फेसबुक के थ्रू जैसे बाकी सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा जब हम इवेंट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे भी बच्चे आते हैं और पूरी दुनिया से इसी तरह से शामिल होते हैं कि जब हम जाहिर है इंटरनेट के थ्रू उनसे राब्ता करते हैं इसी तरह से अपनी लाइव वीडियोस पेश करके, तो वो उसमें आते हैं। जैसे हमारा ओपन माइक सेशन होता है। अच्छा। तो वहाँ से भी हर जगह से बच्चे आते हैं, हमें राब्ता करते हैं और आके अपनी कहानियां सुनाते हैं और नज़में पढ़ते हैं। तो मिज़म, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तो मास्टर साहब का रोल करते हैं, आपके साथ और कौन कौन से लोग हैं जो इस एक्ट में परफॉर्म करते हैं? हमारे साथ बहुत जैसे आपा हैं, उसके अलावा हमारे जितने भी लाहौर के, अच्छा हमारी टीम लाहौर से बाहर भी है, कराची भी है, मुल्तान भी, इस्लामाबाद भी, लेकिन मेन चूंकि हम लोग लाहौर में होते हैं तो लाहौर में ज़्यादा एक इंटरेक्शन लोगों के साथ होता है। उसमें अब्दुर्रहमान शेख हैं, एक वो एक करेक्टर करते हैं, टोट बटोट का करेक्टर वो करते हैं। मैं खुद मुर्गे का करेक्टर भी करता हूँ, टोट बटोट का करेक्टर भी करता हूँ। उसके अलावा हुमैरा हैं, वो भी मुख्तलिफ दादी नानी सियानी के करेक्टर जो है वो करती हैं। और उसके अलावा रोमा आपा हैं, ये सब लोग हमारी टीम का हिस्सा हैं जो कि मुख्तलिफ करेक्टर्स जहाँ जरूरत पड़े वो बन जाते हैं। और कितनी बॉन्ड है आप लोगों की, कितना मजा आता है काम करके? अब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वो, इसलिए कि एक तरह से हमें लगता है कि जैसे हम कोई लिटरली कोई इबादत कर रहे हैं कि जब हम बचपन में जाते हैं और फिर बचपन याद भी आ जाता है और फिर वो बच्चों के साथ बैठ के ऐसे लगता है कि जैसे हम भी बच्चे हैं और बच्चों की तरह ही वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। और जो कि ये बेसिकली वॉलंटियर काम है, किसी ने हमें कोई हमें पे नहीं करता कि ये इतने पैसे आप ले लें और आप कहानी, तो वॉलंटियर बेस्ड काम है। तो ये काम तो जब तक शौक नहीं होगा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। और जब इस तरह के आप काम करते हैं तो आपको दिली खुशी भी महसूस होती है और आप अच्छा फील करते हैं। तो सादिया सरमद हमारे साथ मौजूद थी और मिज़म अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और जनाब, आज किस्सा गोई के हवाले से आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और जो हम बचपन में कहानियां सुनते थे और उसका आज अहमियत उजागर करने के लिए हमने आज ये सेगमेंट आपके नजर किया और हम चाहते हैं कि आप दोबारा अपने बचपन में चले जाए और वही जो रिवायात थी वो वापस आ जाए। जनाब, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब, अब कुछ बात करते हैं सोने शहर लाहौर की, जो इस वक्त भिखारी माफिया के नरगे में फंसा हुआ है। सड़कों पर, चौक चौराहों पर भिखारियों की भरमार हो चुकी है। जहां पे भी हमारी नजर दौड़ाए हम लोग, वहां पर भिखारी ही हमें नजर आएंगे और पेशावर गदागरों के पूरे खानदान भीख मांगते हमें नजर आते हैं सड़कों पर। और सड़कों पर जैसे ही ट्रैफिक इशारा लाल होता है, ये भीख मांगने वालों की एक पूरी फौज हमारी गाड़ियों पर हमला कर देते हैं। और अगर फैमिली आपके साथ हो तो ये भिखारी माफिया आप लोगों को ब्लैकमेलिंग भी करना शुरू कर देते हैं आपकी, और अगर आप भीख ना दे तो बद्दुआएं तक देना शुरू कर देते हैं। भीख मांगना एक काबिल सजा जुर्म करार दिया जा चुका है। भिखारियों के खात्मे के लिए बेगर होम्स भी बनाए गए हैं, लेकिन लाहौर में मौजूद बेगर होम में भिखारियों को रखने बारे में कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, जिसका खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। लाहौर की सड़कों से भिखारी माफिया का खात्मा कैसे मुमकिन हो सकता है, इन भिखारियों की रिहेबिलिटेशन कैसे की जा सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला है, समाजी कारकुन है। डॉक्टर सहर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? थैंक्स। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो डॉक्टर सहर, आज हमने बात करनी है भिखारी माफिया के हवाले से, खासतौर पर जो इस वक्त सड़कों पर हमें नजर आते हैं और उनकी एक बड़ी फौज हमें नजर आ रही है। तो आपके नजदीक ये क्या, इनकी बढ़ने की वजह क्या है भिखारियों की? क्या ये इन्होंने एक पेशा बना लिया हुआ है या जो गरीब तबका है हमारा उसकी मजबूरी बन गई हुई है मांगना? सबसे पहली बात, किसी भी जुर्म के, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जुर्म है, हाँ, ठीक है, और इसकी जितनी मुजम्मत की जाती है, किसी भी जुर्म के बढ़ने की वजह क्या होती है? जब उस पर सजा इंप्लीमेंट नहीं होती है, जब उस पर कानून इंप्लीमेंट नहीं होता है, जबकि जो जुर्म करने वाला है उसको ये ढील दी जा रही होती है कि तुम ये करते रहो, इसकी कोई सजा नहीं है। दूसरे क्वेश्चन का मैं ये जवाब आपको देना चाहूंगी कि ये लोगों का प्रोफेशन ही बन चुका है। जैसे हम लोग सुबह तैयार होते हैं ना, आप और मैं अपने अपने रिस्पेक्टिव जॉब्स पे जाते हैं, ये भी सुबह सुबह तैयार होते हैं मांगने के लिए, डेफिनेटली
सुबह सुबह तैयार होते हैं, इनके सिग्नल्स अलॉटेड होते हैं और अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और ये अपने सिग्नल्स पे जाके खड़े हो जाते हैं और अपनी भीख मांगना जो है ये शुरू कर देते हैं। नंबर 3, आई ऑलवेज से दिस, मैं ऑन एयर हूं या मैं ऑफ एयर हूं, मैं स्टूडेंट्स के साथ या किन्हीं भी मैसेज के साथ इंटरेक्ट कर रही हूं, देयर इज नो रीजन इन दिस वर्ल्ड कि आप किसी के आगे हाथ फैलाएं। अगर आपके हाथ और पांव खुदा न खास्ता नहीं है तो भी दिस इज नॉट अ रीजन कि आप किसी के आगे हाथ फैलाएं। भीख मांगने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, चाहे वो भीख आप सड़कों पे खड़े होकर मांगे, चाहे वो भीख आप अपने खानदान वालों से मांगे, चाहे वो भीख आप अपने दोस्त अहबाब से मांगे। देयर इज नो रीजन, जब तक सांस चलती है आप अपने लिए अपने वसाइल खुद पैदा कर सकते हैं। तो ये क्या इन्होंने एक वही प्रोफेशनल बना लिया हुआ है कि हम लोग कुछ और नहीं कर सकते, चलो सिग्नल पे खड़े होकर मांग ले। साइकोलॉजिकली हैंडीकैप है ना ये लोग, इनको ऐसा लगता है कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और हम पैसे कमा रहे हैं। सुबह से रात हालांकि ये धूप में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, अपना हाल बुरा कर रहे हैं, लोगों के आगे अपनी इज्जत नफ्स और जिन बच्चों को गोद में उठाया होता है खुदाई जाने वो इनके अपने होते हैं, नहीं भी होते, पता नहीं आधों को तो नशावर दुआइयां भी दी होती हैं, इस पे भी आगे बल्कि अभी हमें बात करनी चाहिए। तो इनको ऐसा लगता है कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी है, असल में धूप में सड़ मर जलील हो रहे होते हैं, लोगों की धुतकार उठा रहे होते हैं, लोगों की गालें उठा रहे होते हैं, तो वही खून पसीने को मेहनत में क्यों नहीं कन्वर्ट करते हैं और उसी को हक हलाल की कमाई लेके क्यों नहीं कमाते हैं। हमारे साथ आप मौजूद ही रहिएगा। हमें यावर अब्बास बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है जो सूबाई वजीर हैं सोशल वेलफेयर के। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा सर, ये दिन ब दिन जो भिखारी माफिया ये बढ़ते ही जा रहे हैं और सड़कों पर हम जहां पर भी नजर दौड़ाएं हमें भिखारी ही नजर आते हैं, तो ये हुकूमत ने गदाकरों के खिलाफ कानून लाने का ऐलान तो किया है, तो क्या आपको लगता है कि ये सजाएं ही इस मसले का हल है? आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कानून किसी फायदे के नहीं है अगर उनके ऊपर अमल दरामद ना किए जाए। तो होता ये है नॉर्मली कि ये इतना बड़ा माफिया है, जैसे हर चीज के अंदर एक माफिया बना हुआ है कि ये करोड़ों रुपए देते हैं और अपने अपने इलाके काबू कर लेते हैं। आप कभी किसी को ट्राई करें ना, किसी को ऐसी भेजें एक गदागर के बहस में, तो वो लोग उसको पकड़ के मारपीट के वहां से निकालते हैं इलाके से। ये एक पूरा माफिया है। हम जो नया कानून हमने तैयार कर लिया है, हमने लॉ डिपार्टमेंट से वेट करवा लिया है, उसके अंदर हमने सबसे आज तक जो होता रहा है कि जितने गदागर हैं ये लोग जाते थे अपनी जमानत करवा के अगले दिन बाहर आ जाते जी। हमने अभी पहले तो हम लोग इनके अंदर फर्क करेंगे कौन पेशावर हैं, कौन हालात के मारे हुए हैं। ठीक है। तो हम लोग जो पेशावर हैं उनके खिलाफ हमने कम से कम जुर्माना और कम से कम सजाएं रखी। ठीक है। मतलब उससे कम होगा नहीं। जज जो इंशाल्लाह ताला जो फैसला देंगे इनको कम से कम इतना सा जेल में रखेंगे और कम से कम एक लिमिट है जिसकी तभी जुर्माना करेंगे, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो सर ये जो आप गदागरों के खिलाफ लेकर आ रहे थे, एक्ट लेकर आ रहे थे, तो उसके बारे में हमें बताइए कि वो किस तरह का, और ये जो सजाएं आप कह रहे हैं ये कितनी सजाएं हो सकती हैं और जुर्माने कितने होंगे, क्योंकि अगर सख्त जुर्माने होंगे, सख्त सजाएं होंगी तभी ये मसला हल हो सकता है। सख्त ही किया है हमने, लेकिन देखिए फोकस करना, ये जो गदागर आपको सड़कों पे नजर आते हैं ना, ये किराए के लोग और ये दिहाड़ी जाके वापस अपने वो जो माफिया का डॉन है ना, जो इनका जो सरगना है उसको जाके देते हैं। हमने टारगेट करना है उस सरगना को, तो उसके लिए हमने जो सजा रखी है वो 10 साल और 30 लाख रुपए जुर्माना। ठीक है। और ये चीजें जो हैं ये जब तक हम लोग, अच्छा फिर दूसरी बात है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर है एंड बैतुल माल, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं कि सड़कों से उठा के ले जाए, और ये वो पुलिस के पास है। अच्छा। और फिर होता ये रहा कि देखिए हमारा माशरा जिस किस्म का है, पुलिस वाले भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई, तो उनके अंदर भी अच्छे और बुरे मौजूद हैं। जो बुरे हैं वो इनका साथ देते हैं, जो अच्छे हैं उनको उठाते हैं। हमने क्या किया है कि अभी लाहौर के अंदर एक मॉडर्न बेकरी होम हमने रीइनिशिएट पहले था और उसको तकरीबन खत्म कर दिया गया था, मैंने वापस आकर उसको रीइनिशिएट किया है। ठीक है। और उसके अंदर अभी हम इनको उठाएंगे। इनके अंदर भी फिर आगे 2 कैटेगरीज हैं, एक है जो नशे के आदी हैं और दूसरे जो हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। जो नशे के आदी हैं उनके लिए हम लोग ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बना रहे हैं, और ये जो गदागर है इनके लिए हम बेकरी होम्स बना रहे हैं जो हालात की मजबूरी की वजह से भीख मांग रहे हैं। तो उनको हम लोग स्किल कोई ना कोई हुनर सिखा के उनको हम नौकरियों पे लगाएंगे, और जो प्रोफेशनल हैं उनको हम जेल के अंदर सलाखों के पीछे कम से कम
कितना अर्सा होगा कि इनकी जेल के अंदर हम फिर करेक्शन करेंगे, क्योंकि मार्जिन को सबका नहीं है, तो इनकी करेक्शन करनी, इनकी इस्लाह करनी बहुत जरूरी है। और सड़कों के ऊपर हम लोग इंशाअल्लाह ताला बहुत सख्ती से काम करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी पुलिस के साथ सर सख्ती होगी तो ये चीजें ठीक हो सकती हैं। यावर अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका, सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर थे। दूसरा शहर हमारे यहाँ पे एक ये भी माइंड कॉन्सेप्ट है कि जी हमारे जो निचले तबके के लोग हैं वो कहते हैं जितने हमारे ज्यादा बच्चे होंगे उतने हमारे जो कमाने वाले हाथ वो ज्यादा बढ़ेंगे, तो इस चीज को तब्दील करने की कितनी जरूरत है? मुनीबा, अभी आपने ये बात की थी ना कि जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, ठीक है, गरीब गरीब से क्यों होता जा रहा है उसकी काफी सारी रीजन तो ये भी है कि जो गवर्नमेंट लेवल पे भी आ जाती है और उन लोगों पे भी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ऊपर है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। गरीब से गरीब तर अपनी विजन की वजह से भी होता जा रहा है, उसको इन्वेस्ट करना नहीं आता, उसको अपने वसाइल को सही डायरेक्शन में लगाना नहीं आता, और सबसे ज्यादा वो ज्यादा बच्चे जब पैदा करते हैं उनको लगता है इतनी ज्यादा कमा के हमारे पास लाएंगे। वो इसको ये नहीं सोचते हैं कि हमने इन बच्चों को पालना है, वो सोचते हैं कि इन बच्चों ने हमें पालना है। सो दे थिंक इन द शॉर्टर रन, दे डू नॉट थिंक इन द लॉन्गर रन। तो नॉर्मली लोगों में होता है इनमें इन्वेस्टमेंट की सेंस नहीं होती है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में। अगर आप इनको 2000 रुपए पकड़ा दें और आप किसी अक्लमंद बंदे को, मैं अमीर नहीं बोलूंगी, 2000 रुपए पकड़ा दें, आप जब उन 2000 रुपए के इस्तेमाल में डिफरेंस देखेंगे ना तो आप वहीं पे समझ जाएंगे। एक जो है वो 2000 रुपए से बेशक 4 बॉल पेन सड़क पे लेकर बेच के और पैसा बना लेगा, और जो दूसरा है वो उस 2000 रुपए से जाके सिर्फ उस दिन की ग्रोसरी उठा के ले आएगा। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं यहाँ पे किसी की गुर्बत का वो नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली लोगों को बहुत ज्यादा भूख है, बट लोगों को अपनी विजन भी डेवलप करने की जरूरत है, सही चीजों में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद थी, समाजी कारकुन थी। डॉक्टर सहर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। जनाब हम बात कर रहे थे भिखारी माफियों के हवाले से कि किस तरह वो हमें सड़कों पर नजर आता है, और आपसे भी यही दरखास्त है कि जो आपके आसपास जो भिखारी हैं उन्हें पैसे देने के बजाय आपके आसपास बहुत से सफेदपोश लोग होंगे जिनको असल में जरूरत है आपकी हेल्प की, तो आप उनकी हेल्प कीजिए। अब आपने मुझे इजाजत देनी है, आज सैटरडे है और आपने अच्छे तरीके से अपना भरपूर तरीके से ये वीकेंड गुजारना है। मैं भी अपना वीकेंड गुजारूंगी, लेकिन एसओपीज का खास तौर पर आपने ख्याल रखना है। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। जाते जाते गाना है यारा, वो जरूर सुनिएगा।